नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का वशिष्ठ प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज डीसी मोटर का अपना तीसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में अपन ने देखा कि डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। दूसरे में देखा अपन ने कि कैसे डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपने चेंज कर सकते हैं। आज तीसरे लेक्चर में अपन ने बात करेंगे बैक ईएमएफ की। बैक ईएमएफ की या इसे बोल देते अपने काउंटर ईएमएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी डीसी मोटर में अपने को जानने के लिए, या किसी भी डीसी मोटर की अपने बात करें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए सबसे पहले अपने को बैक ईएमएफ का पता होना चाहिए। तो क्या होता है देखते हैं अपने। ये स्टेटर पोल, इस पे वाइंडिंग की जाएगी और एन और एस पोल बनेंगे। ये क्या है? फ्लक्स फाई, मैग्नेटिक फील्ड जिसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें क्या होगा, मैंने माना है क्या कंडक्टर रखा था, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ कंडक्टर था, यहाँ कंडक्टर था, मैंने माना ये क्या है मेरा कंडक्टर, आर्मेचर, जो भी आप मानना चाहें, ठीक है। अगर मैं मानूँ यहाँ करंट की डायरेक्शन क्रॉस और यहाँ डॉट, अब ये ये ए डैश और ये जो कंडक्टर है ये कहीं ना कहीं जो है बैटरी से कनेक्ट होंगे। कारण कि जब अपन ने डीसी मोटर का प्रिंसिपल देखा, उसमें देखा कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए, तो करंट कैरिंग कंडक्टर कब रखा जाएगा? जब इस कंडक्टर को अपन ने सप्लाई देंगे। करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए तो दोनों के बीच जो है इंटरेक्शन होता है और मोटर रोटेट करने स्टार्ट कर देती है। तो ये मैंने इसको कनेक्शन यहाँ किया। अब मेरे को पता है कि जब भी क्रॉस होता है तो थंब की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मैं अंदर की साइड रखता हूँ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या रहेगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये यूँ जाएगा, सॉरी ये जाएगा यूँ, और ये आएगा यूँ, और इधर ऐसा, और ये यहाँ जाएगा तो इधर ऐसा, ये जाएगा। अब क्या है, डायग्राम को अगर थोड़ा बड़ा बनाएं अपने समझने के लिए, ये एन पोल, ये एस पोल, ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। यहाँ कोई कंडक्टर था, यहाँ मैंने क्रॉस नोटेशन मानी, यहाँ मैंने क्यों करंट अंदर जा रही है तो क्रॉस, और यहाँ मैंने कोई एक बैटरी सोर्स इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी जाएगी? क्लॉकवाइज। ये यहाँ और ये यहाँ। और जब डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी? जो एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ, ये इधर और ये इधर, सही है। जब क्रॉस है तो इस हिसाब से अंगूठा रखेंगे तो जो फिंगर्स हैं वो क्या दिखाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जब भी क्रॉस होता है तो डायरेक्शन कैसी रहेगी? क्लॉकवाइज। और जब भी डॉट होता है तो डायरेक्शन कैसी रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैंने ए माना आर्मेचर टर्म में, इसको ए डैश मान लिया मैंने। ये मेरा फ्लक्स फाई हो गया, ये स्टेटर के पोल हो गए, ठीक है। सेंस ऑफ वाइंडिंग के थ्रू एन और एस पोल बन जाएंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ कि जब इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी तो यहाँ देखो फ्लक्स क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये फ्लक्स भी कहाँ जा रहा है? इस डायरेक्शन में। तो यहाँ तो फ्लक्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ये भी इधर
आर्मेचर के फ्लक्स भी इधर, और जो है जो मेन फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स है, वो भी इधर। तो यहाँ फ्लक्स क्या होंगे, ऐड होंगे। यहाँ इस फ्लक्स की डायरेक्शन इधर, मेन फ्लक्स की, आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ। तो इधर फ्लक्स क्या होंगे, कम होंगे। सेम यहाँ इधर फ्लक्स यहाँ जा रहे हैं, इधर फ्लक्स यूँ जा रहे हैं, तो यहाँ फ्लक्स की मात्रा क्या होगी, कम होगी। और ये फ्लक्स कुछ इस टाइप क्यों, यहाँ देखो, यहाँ ये भी इधर, और ये जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो भी किधर है, यहाँ, दोनों सेम डायरेक्शन है। तो ये फ्लक्स कुछ इस हिसाब से अपने को मिलना स्टार्ट होंगे कि यहाँ फ्लक्स ज़्यादा रहेंगे। क्यों, क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स यहाँ क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। यहाँ फ्लक्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। इधर और इधर क्या होंगे, फ्लक्स कम होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो अब क्या है कि इधर फ्लक्स ज़्यादा हुए, इधर फ्लक्स ज़्यादा हुए। तो इसको साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाने के लिए या रेडियल कंडीशन में लाने के लिए इधर से फोर्स लगेगा यहाँ की साइड, कि ये जो है फ्लक्स पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फोर्स लगेगा इधर। यहाँ फ्लक्स ज़्यादा थे, इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फोर्स लगा ऊपर की साइड। यहाँ फ्लक्स ज़्यादा थे, इसमें फ्लक्स पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इस पूरे फ्लक्स को रेडियली करने के लिए इस पे फोर्स कहाँ लगा, ऊपर की साइड से यहाँ डाउनवर्ड लगा। तो ये फोर्स इधर लगा, ये फोर्स इधर लगा। तो मोटर क्या करेगी, इस डायरेक्शन में रोटेट करने की स्टार्ट कर देगी। क्यों, इसके कारण और इसके कारण इस मोटर को क्या मिला, टॉर्क मिला। और उस टॉर्क के कारण मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी होगी, क्योंकि ये इसको इधर घुमा रहा था, ये इसको इधर घुमा रहा था, तो अब घूमेगी कैसे, इस डायरेक्शन में। और मेरे को पता भी है कि जब मोटर की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी रहती है, एंटी क्लॉकवाइज रहती है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर हुई ये चीज़। दोबारा से अगर अपने देखें, बैक ईएमएफ की अपने बात कर रहे थे, तो मैंने 2 पोल की एक मशीन डिज़ाइन करी। उस पर मैंने जो है एक आर्मेचर रखा, मेन फील्ड जो पोल थे उन्होंने फ्लक्स दिया फाई, जो ये था, जिसकी डायरेक्शन मोटर के बाहर, मैग्नेट के बाहर कहाँ होती है, एन से एस की तरफ। उसके बीच में एक कंडक्टर रखा। मैंने देखा कंडक्टर भी अब मोटर है, तो कंडक्टर भी क्या होगा, उसको भी डीसी सप्लाई दी होगी। तो इसने भी अपना फ्लक्स बनाया। दोनों फ्लक्स जहाँ जुड़े वहाँ फ्लक्स ज़्यादा हो गया, फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी। जहाँ फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट थे वहाँ फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और मोटर पे एक फोर्स लगा जो ये इस डायरेक्शन में लगा और यहाँ इस डायरेक्शन में, ताकि फ्लक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और मोटर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में जो है रोटेट होना स्टार्ट हो गई। तो ये तो पहले प्रिंसिपल से बात करें तो पहली बात तो ये थी मोटर के प्रिंसिपल में। फिर देखते हैं अपने बैक ईएमएफ की बात इसी में ही। अब बैक ईएमएफ क्या था वो देखो। वही एन और ये कंडक्टर मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ जो है मेरे कोइल्स थी। अब क्या हुआ देखो, पहले अब प्रिंसिपल अपन ने बात करी मोटर एक्शन की। अब मैं देखूं कि जब यहाँ क्या था, फील्ड फ्लक्स फाई, और ये रोटर की डायरेक्शन कैसी होगी, जब आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। और अपन ने अभी पीछे वीडियो में, अभी पीछे डायग्राम में देखा कि इधर इसको फोर्स यहाँ से लगता है और इसको फोर्स यहाँ से लगता है। और जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता है तो वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इंटरेक्शन होता है उनमें, और वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब ये यहाँ मैंने माना ये मोटर रोटेट होना स्टार्ट होगी, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट होगी। ये शाफ्ट लगी हुई थी आगे आउटपुट मैकेनिकल लेने के लिए। तो अब जब ये रोटेट होगा तो ये एन और एस की तरफ से क्या जा रहा है, फ्लक्स जा रहा है, रोटर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो फैराडे का पहला लॉ क्या था कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर फ्लक्स को काटता है या कंडक्टर से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ जनरेट होता है। तो अब पहले अपन ने देखा मोटर का एक्शन कि ये अपने आप रोटेट होने लगा। अब जब ये रोटेट हुआ इसने क्या करा, फ्लक्स भी काटा। तो अब जब ये फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ भी जनरेट होगा, और वो जो ईएमएफ इस मोटर में जनरेट होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं,
बैक ईएमएफ बोल देते हैं, बैक ईएमएफ बोल देते हैं, ईबी से डिनोट करते हैं। समझे कि जब ये रोटेट हुआ मोटर एक्शन के बाद, मोटर का प्रिंसिपल समझने के बाद, तो ये रोटेट होगा तो फ्लक्स को काटेगा, और जब भी फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, और मोटर में है तो उसका नाम मैंने दे दिया बैक ईएमएफ। अब बैक क्यों कहा इसने, तो अब देखो ये ईएमएफ जो बैक ईएमएफ जनरेट हुआ वो किसके कारण जनरेट हुआ। अगर इसका कोर्स देखें, कारण देखें, तो बैक ईएमएफ कब जो है बना, जब इसने इस फ्लक्स को काटा। फ्लक्स कब कटा, जब ये रोटेट होने लगी। रोटेट किसके कारण होने लगी अगर मैं देखूं, तो सबसे पहले इसके अंदर जो है मैं मानूं कि फाई एम एंड फाई ए इनमें इंटरेक्शन हुआ तो मोटर रोटेट करने लगी, तब कटा फ्लक्स और ईबी जनरेट हुआ। फाई एम तो था जो एक्साइटेशन के कारण, फाई ए किसके कारण बना, फाई ए किसके कारण जो बना, वो वोल्टेज के कारण बना। तो अब इसका मेन कॉज क्या है, ईबी जनरेट हो। अगर मैं ये वी अप्लाई नहीं करता तो ये यहाँ फ्लक्स जनरेट नहीं होता, फ्लक्स जनरेट नहीं होता तो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स इंटरेक्ट नहीं करते। अगर ये फ्लक्स आर्मेचर का और जो फील्ड का फ्लक्स है इंटरेक्ट नहीं करते तो यहाँ फ्लक्स ज़्यादा नहीं होते और यहाँ फ्लक्स ज़्यादा नहीं होते, और इधर कम नहीं होते, इधर कम नहीं होते। फिर कोई फोर्स लगता नहीं, टॉर्क डेवलप होता नहीं और ये रोटेट करता नहीं। जब ये रोटेट ही नहीं करेगा तो फिर क्या, ये फ्लक्स को काटता नहीं, मेन फील्ड फ्लक्स को, और ईएमएफ जनरेट होता नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि जो टर्मिनल वोल्टेज VT है वो ही रीजन किसका है, बैक ईएमएफ जनरेट करने का। और लेंस का नियम क्या कहता है कि हमेशा कोई भी चीज उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। इसी कारण जो बैक ईएमएफ, इस ईएमएफ को जो इस टर्मिनल वोल्टेज के कारण जनरेट हुआ है इसको बैक ईएमएफ कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बैक ईएमएफ इस टर्मिनल वोल्टेज का हमेशा अपोज करता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है बैक ईएमएफ रखा। ईएमएफ इसलिए क्योंकि एक मोटर में जनरेटिंग एक्शन भी हुआ कि इसने फ्लक्स को काटे और फैराडे के लॉ के हिसाब से ईएमएफ जनरेट हुआ, लेकिन हमेशा लेंस के नियम से ये उसका विरोध करेगा जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ईबी की उत्पत्ति हुई वी के कारण, तो ये वी के अपोज में है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, बैक ईएमएफ नाम दिया गया। तो ये जो था वो बैक ईएमएफ का जो सिग्निफिकेंट था। और बैक ईएमएफ क्या काम करता है, बैक ईएमएफ एक मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब ये नहीं है कि सेल्फ स्टार्ट करेगा, मेरा कहने का मतलब है सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब कि लोड के हिसाब से बैक ईएमएफ जो है आर्मेचर करंट को कम या ज़्यादा करता रहता है। कैसे अपने देखें अगर, तो टर्मिनल वोल्टेज V किसके बराबर हुआ, अगर मैं यहाँ देखूं ये V, यहाँ कोई फील्ड वाइंडिंग होगी, शंट हो चाहे सीरीज हो चाहे कंपाउंड हो, जो भी हो, ये EB। तो अब बैक ईएमएफ की डायरेक्शन दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। क्यों, ये यूं आ रहा है तो बैक ईएमएफ को अपोज करने की तरह कैसे दिखाएंगे, इस डायरेक्शन में इसको दिखाएंगे। अगर मैं मानूं यहाँ करंट कितनी गई आइए, यहाँ रेजिस्टेंस कितना हुआ आर्मेचर का RA, तो V बराबर क्या हुआ, यहाँ V बराबर क्या मिला मेरे को, अगर मैं यहाँ देखूं V बराबर मेरे को क्या मिला, EB प्लस IA RA। ठीक है, या मैं कहूँ IA बराबर V माइनस EB अपॉन में RA। अब EB का वैल्यू कितना होगा, क्यों देखो ये जनरेटिंग एक्शन से ही जनरेट हुआ हुआ EMF है, तो जनरेटर की EMF इक्वेशन देखी तो उसकी वैल्यू कितनी थी, फाई ZNP अपॉन में 60A, यही थी। अब फाई एक बार मशीन डिजाइन होगी, पोल डिजाइन हो गए तो फाई कांस्टेंट हो गया, आर्मेचर के कंडक्टर कांस्टेंट हो गए, नंबर ऑफ पोल भी कांस्टेंट हो गए। सॉरी, फाई तो क्या है, सप्लाई के हिसाब से कम या ज़्यादा अपने कर सकते हैं। जेड जो है नंबर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट हो गए, पोल कांस्टेंट हो गए, आर्मेचर के पैरेलल पाथ भी स्लैब और वेव वाइंडिंग के हिसाब से कांस्टेंट हो जाएंगे। तो EB किसके प्रोपोर्शनल हो गया, N इंटू फाई के। फाई भी अगर मैं बात करूं जो अगर शंट मोटर है या कंपाउंड मोटर है तो उसमें फ्लक्स फाई भी क्या लगभग कांस्टेंट होता है। सिर्फ सीरीज मोटर में जो चेंजेस होते हैं
वरना फील्ड फ्लक्स की वैल्यू शंट मोटर या कंपाउंड मोटर में भी लगभग सेम होती है, डिफरेंशियल को अपने छोड़ दे तो ईबी जस्ट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, स्पीड एन के। तो अब अपने देखते हैं कि जब भी नो लोड की कंडीशन होती है, नो लोड में मशीन क्या होती है, फुल स्पीड से रोटेट करेगी। तो जब स्पीड फुल स्पीड से रोटेट करेगी तो उस कंडीशन नो लोड में आर्मेचर करंट क्या होती है, कम होती है। कारण क्या है उसका कम होने का, क्योंकि मशीन नो लोड पे क्या मोटर जो है फुल स्पीड से रोटेट करती है, तो उसके कारण क्या है ईबी भी बढ़ता है। और जब ईबी बढ़ेगा तो आईए की वैल्यू अपने आप कम होती चली जाएगी। तो शुरुआत में जो है आर्मेचर करंट या को इसने क्या करा, कंट्रोल में करा, जिसके कारण क्या है मोटर में ज़्यादा लॉसेस नहीं हुए, मोटर जलने की कंडीशन में नहीं आई। स्टार्टर का यूज़ भी तो अपने इसलिए करते हैं कि आर्मेचर करंट को या लोड करंट को क्या कर सके, अपने कंट्रोल कर सके। तो ईबी भी क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है आर्मेचर करंट को। अब जब मोटर धीरे धीरे लोड पे बढ़ाया मैंने, लोड पे बढ़ाया तो स्पीड धीरे धीरे डाउन होगी, आर्मेचर करंट बढ़ेगी, तो ईबी भी कुछ मात्रा में कम होता चला जाएगा। तो ये ईबी डिसाइड करेगा कि आर्मेचर करंट कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी। तो इसलिए क्या करता है, कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी का मतलब ये हुआ कि आर्मेचर करंट ईबी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, कि अगर नो लोड पे है तो ईबी ज़्यादा हो जाएगा ताकि आर्मेचर करंट कम हो उस कंडीशन में, ताकि मोटर जले नहीं। और जब लोड कंडीशन में आएगा तो टॉर्क, क्योंकि टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होती है, टॉर्क प्रोपोर्शनल होती है फाई आईए के। अब जब लोड पे आएगी तो टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा चाहिएगी, टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा चाहने के लिए मेरे को आईए ज़्यादा चाहिएगा, तो वहाँ क्या होगा, मेरा ईबी कम हो जाएगा। तो इसलिए ईबी का मेन काम एक और क्या हुआ कि मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग भी ईबी बनाता है। और अगर ईबी नहीं हो तो मोटर जल जाएगी, कारण ईबी नहीं होगा तो आर्मेचर करंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और मोटर जल जाएगी।